हाँ, तो पिछली क्लास में हमने देव क्या किया था, पढ़ा था घर जाके, मतलब घर पर तो हो ही हाँ 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 पढ़ा था क्लास के बाद। हाँ। पिछली बार हमने पढ़ा मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई क्या होता है, क्या मतलब था मनी सप्लाई का? मनी सप्लाई का मनी मतलब सप्लाई बताओ। का मनी बताओ। सप्लाई का था ना, मतलब हाँ, वही मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का ये मतलब था एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी कंट्री में कितना पैसा इकट्ठा हो रखा है, ठीक है ना, अच्छा। टोटल हाँ। स्टॉक ऑफ मनी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब हमारी पूरी कंट्री में अलग अलग फॉर्म में अलग अलग लोगों के पास कितना पैसा एक पर्टिकुलर डेट पर इकट्ठा हो रखा है, दैट इज नोन एज दी मनी सप्लाई। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे को सबसे जरूरी चीज थी पिछली बार कि मनी सप्लाई जो है वो फ्लो कंसेप्ट है या स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई फ्लो कंसेप्ट है या फिर स्टॉक कंसेप्ट है? मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ा देव, ऐसे नहीं काम चलेगा, देखो बिल्कुल भी नहीं काम चलेगा ऐसे तो। ठीक है, तो मनी सप्लाई हमारा स्टॉक कंसेप्ट है बिकॉज स्टॉक इज समथिंग विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना? स्टॉक ही था मैंने शायद। हाँ, मेरी आवाज तुम तक बहुत लेट पहुंच रही है। अच्छा। हाँ, सो आज हम करेंगे क्या? आज हम करेंगे सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? हाँ। आज हम करेंगे क्या? सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। अब हमारा जो आरबीआई है ना, आरबीआई ने मनी सप्लाई को ना चार टर्म्स में बांट दिया है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन कभी गलत हो सकता है उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। चार सोर्सेज में हमें बांट दिया है मनी सप्लाई को, और अच्छे से बना लेते हैं इसको। एक है M1, दूसरा है M2, तीसरा M3 और चौथा M4। आरबीआई ने सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई को चार पार्ट्स में बांट दिया है, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है देव, ठीक राइट? है। अब देखो सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई का क्या मतलब है। सोर्सेज का मतलब यही है ना कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है ना। हाँ सोर्सेज का मतलब क्या है कि ये जो मनी सप्लाई है, ये मनी सप्लाई कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक है, किन किन लोगों के पास पैसा हो सकता है और किस किस फॉर्म में हो सकता है, राइट? हाँ। अब देखो पहले ये M1, M2, M3 को भूल जाओ। मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि जो पैसा है वो मेरे पास हो सकता है करेंसी की फॉर्म्स में, हाँ। राइट? मैं कह सकता हूं कि जो पैसा है वो मेरे पास हो सकता है डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में। हाँ। मैं कह सकता हूं कि जो पैसा है वो मेरे पास हो सकता है टाइम डिपॉजिट की फॉर्म में। हाँ। अब तुम्हें एक बात शायद से ना पता हो, बट मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अपने कभी घर पे कोई बहुत बूढ़े लोग हो ना, जो, ठीक है, अगर ग्रैंडफादर पे हाँ। ग्रैंड पेरेंट्स बहुत बड़ी एज के हो या फिर नाना नानी बहुत बड़ी एज के हो, उनसे पूछना कि वो गांव वगैरह में उनका कुछ ना कुछ लेना देना तो होगा गांव वगैरह से, मतलब कभी ना कभी उनका कोई हाँ। ना कोई रिलेशन रहा होगा। उनसे पूछना कि भाई दादा दादी या फिर नाना नानी, कि जब बैंक नहीं होते थे, जब हर गांव में हर बस्ती में बैंक नहीं होते थे, तो क्या लोग पैसे जमा नहीं करते थे? क्या लोग तब सिर्फ घर पर ही कैश की फॉर्म में पैसा जमा करते थे? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना, डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट ये तो क्या होते हैं, ये तो बैंक के पास होता है। हमने अपने हाँ। सेविंग अकाउंट में पैसा डाला, डिमांड डिपॉजिट, हमने एफडी कराई, दैट इज टाइम डिपॉजिट। बट सेविंग अकाउंट या एफडी हम किसके साथ खुलवाते हैं? बैंक के साथ, राइट?
बट भाई बैंक तो हमारे देश में या और भी देश, चलो अपने देश की बात ही कर रहे हैं हम अभी सिर्फ, बैंक तो हमारे देश में बहुत बाद में आए हैं ना यार। हाँ, बट क्या बैंक से पहले लोग सिर्फ और सिर्फ घरों में ही पैसा जमा करते थे? बताओ। पता है कि बैंक, ये मैं बता देता हूँ कि नहीं, तब भी एक जगह होती थी जहां पर लोग पैसे जमा करते थे, जस्ट लाइक लोग अभी बैंक में पैसे जमा करते हैं। इवन तुम्हें जान के हैरानी होगी कि गांव वगैरह के एरियाज के अंदर या फिर बहुत रिमोट एरियाज के अंदर आज भी ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बैंक की तरह काम करते हैं लोगों के लिए। ये कौन से इंस्टीट्यूशन है पता है तुम्हें? कौन से? ठीक है, कोई आइडिया? मैं बोलूंगा तो हैरान हो नहीं, जाओगे। क्या है? देखो, एक तो हो गए बैंक्स, हाँ। ठीक है, दूसरे हैं पोस्ट ऑफिसेज। अच्छा। पोस्ट ऑफिसेज जो है ना हमारे देश में, चक्कर क्या था, बैंक जितने नहीं थे ना, उससे ज्यादा क्या थे, पोस्ट ऑफिस थे। तो हमारे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने सोचा लोगों में सेविंग्स हैबिट इनकलकेट करने की भी जरूरत है, पहली बात, ठीक है, और हमें हाँ, देश को डेवलप करना है अगर, ठीक है, तो हमें पैसे की भी जरूरत है। 2 महीना अगर तुम पैसा सेव करोगे तो तुम्हारा भी फायदा है, घर पे तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, हाँ, ठीक है। 2 महीना सरकार को पैसा मिल जाए तो उस पैसे से सरकार भी कुछ काम करा सकती है ना? 2 महीना सरकार को हाँ, पैसा मिल जाए तो वो भी काम करा सकती है। अब बैंक हाँ, है नहीं हमारी कंट्री में ज्यादा, तो क्या करें? तो ये सोचा गया कि भाई बैंक जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं ना, हमारे देश में क्यों ना वो काम पोस्ट ऑफिस कर दें, राइट? सो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट बैंक्स में भी यूज होते हैं, ठीक है, और ये पोस्ट ऑफिस से भी टर्म रिलेटेड होती है। इतनी बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। ये तो बात करी हमने एक तरह से जो हमने पिछली बार कर ली थी। हमने कहा कि हमारे देश में जो मनी है या तो वो नोट्स एंड कॉइन्स की फॉर्म में होगी, राइट, या फिर वो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट की फॉर्म में होगी। अब एक बात बताओ, मनी सप्लाई का मतलब है हमारे देश में एक पर्टिकुलर टाइम पर जो भी पैसा है, राइट? हाँ, अगर हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो, किसी को लगता है कि भाई, मतलब छोड़ो इतने उसमें नहीं जाते, टेक्निकलिटी में नहीं जाते, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे देश के प्रॉफिट्स को अगर देखते हुए किसी को लगता है कि हमारे देश में पैसा लगाने से प्रॉफिट होगा, तो फॉरेन कंपनियां, फॉरेनर्स जो हैं वो हमारे देश में पैसा लगाएंगे? बताओ। क्या सर? अगर तुम्हें आज मौका मिले कि भाई, या फिर हाँ, छोड़ो, एक अमेरिकन है, एक अमेरिकन को मौका मिले कि भाई तुम अपना जो पैसा है, ठीक है, अगर जैसे मैंने बताया फेडरल बैंक है, हाँ, ठीक है, अगर फेडरल बैंक यूएसए का जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तुमने सुना हुआ होगा, आईएमएफ है ना, वर्ल्ड बैंक का हाँ, नाम सुना हुआ होगा, ये बड़े बड़े हाँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है। अब ये जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी कभी कभी अपना पैसा, कभी कभी नहीं बहुत बार अपना पैसा उन कंट्रीज में डिपॉजिट कराती है जहां पर इनको लगता है कि डिपॉजिट कराने से इनका फायदा हो सकता है, राइट? अब आईएमएफ ने अगर हमारी कंट्री में पैसा जमा किया तो वो भी तो हमारी मनी सप्लाई के अंदर आएगा ना भाई। मनी सप्लाई के हाँ, अंदर कोई अपना पराया तो है ही नहीं ना। मनी सप्लाई में तो सिंपली हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, हमें मनी सप्लाई में हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी कंट्री में कितना पैसा है, राइट? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी कंट्री में कितना पैसा है, राइट? अब वो पैसा हो सकता है अपना हो, वो पैसा हो सकता है अपना हो, और वो पैसा हो सकता है डिपॉजिट मेड बाय इंटरनेशनल, deposit made by international financial institutions with, या इन इंडिया, या विद आरबीआई कह लो,
राइट। हमारी कंट्री में जो पैसा है वो करेंसी की फॉर्म में हो सकता है, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, टाइम डिपॉजिट की फॉर्म में, और हमारी कंट्री में पैसा हो सकता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जिन्होंने अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराया हुआ है। इतनी बात समझ में आई? हाँ ठीक है। इनको हाँ बोलते हैं हम अदर डिपॉजिट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स का क्या मतलब है, मेरे को पढ़ के बताओ। deposits made by international financial institutions with RBI. विद आरबीआई मतलब ये पैसा कहां पर है? ये पैसा कहां पर है? कौन सी कंट्री में है? India, इंडिया। ये कहां पर है? India, ये कौन? ये India, ये India. क्या इसके अलावा कोई भी और तरीका है इंडिया में जो पैसा जमा हुआ होगा? पता नहीं। नहीं है। ठीक है। तो तुम्हारा जो पैसा घर पर रखा है यहाँ पर है, तुमने जो बैंक में सेविंग अकाउंट खुलाया यहाँ पर है, तुमने जो बैंक में एफडी कराई यहाँ पर है, जो तुमने पोस्ट ऑफिस में ये सारी चीजें कराई यहाँ पर है, और तुम्हारी कंट्री में बाहर के इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो पैसा करा वो यहाँ पर। राइट। हाँ ठीक है। अब जब मैं बात करता हूं M1 की, अब अच्छा इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें ही यहाँ पर डालनी है, इन चारों में हाँ इसी को बांटना है ना। ठीक है, हाँ और तो कुछ नहीं करना। अब देखो बस यहाँ पर ये वो चीज है कि जहां पर हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज कहीं नहीं डाल सकते, उसका एक प्रॉपर ऑर्डर है, वो ऑर्डर हमें देखना है। राइट। हाँ सो सबसे पहले बात करते हैं M1 की। M1 में मैं कहता हूं तीन चीजें आती हैं, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर other डिपॉजिट। deposits, यहाँ पर सी का मतलब है क्या? करेंसी। currency, डीडी का मतलब है क्या? demand डिमांड deposit. डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? बैंक्स की हो रही है। पोस्ट ऑफिस की बात अभी नहीं हो रही है। ठीक है। ठीक है। कमर्शियल बैंक्स का मतलब अभी हम अगली क्लास में बैंकिंग करेंगे, बट फिर भी बता देता हूँ, कमर्शियल बैंक्स का मतलब वो बैंक्स जिनके साथ हम डील करते हैं। ठीक आईसीआईसीआई, है। पीएनबी, एक्सिस, ये सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, और सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, जो एक ही होता है सिर्फ। ठीक है। ठीक है। और ओडी का मतलब है अदर डिपॉजिट्स। इसका मतलब भी अब तुम्हें समझ में आ ही गया। हाँ राइट। तो अब एक काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस का एक अलग से कॉलम बना लेते हैं, एक लिख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर डिमांड डिपॉजिट का एक अलग नाम होता है, वो क्या होता है? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट। और एक होता है क्या? पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। ठीक है देव? ठीक है। आज की क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होगी ना थोड़ी सी ज्यादा हाँ कंपैरेटिवली, क्योंकि आज की क्लास में कराने वाली चीजें हैं। हाँ राइट। ओके। ये सारी चीजें हैं। अब कौन कौन सी चीज कवर हो गई हमारी? ये कवर हो गया, हाँ ये कवर हो गया, हाँ ये कवर हो गया। हाँ राइट। अब बात करते हैं किसकी? M2 की। राइट। M2 के अंदर हम कहते हैं सारी चीजें M1 की आ जाएंगी, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। प्लस पोस्ट ऑफिस, ये तुम फुल फॉर्म लिखना, मेरे पास थोड़ी जगह की दिक्कत है इसलिए मैं ये लिख रहा हूं, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। ओके। ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। अब पता है क्या कंफ्यूजन क्या होती है? हम यहाँ पर भी M3 के अंदर आता है क्या? M1 प्लस, अब कौन सा डिपॉजिट रह गया बताओ? पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट हो गया। हाँ राइट। अब बताओ क्या रह गया? कौन सा रह गया अब?
M1 अभी तो ये भी रह गया, ये भी रह गया। अब हम लेते हैं M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। अब हम क्या लेते हैं? टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। मतलब इसके अंदर क्या है ना कि तुम्हें, मतलब मैं तुम्हें देखो ये सब कुछ तो समझा सकता हूँ। ये चीज जो है ना, हाँ ये अल्टीमेटली तो भाई क्या होता है, जब तुम्हारे स्कूल में कराएंगे ना, ये अगर कराया तो तुम देखना तुम्हारे सर के ऐसे ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि दे वुड बी लाइक कि बस ये तो करना है, राइट। बट हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम इसको याद रख पाए। हमें ये सारी टर्म्स कवर करनी है, हमें पता होना चाहिए, राइट। हाँ ठीक है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सही जवाब दे दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने जानबूझ के टिक मारना बंद कर दिया था सो दैट तुम भी कुछ देखो। मैं M4 के अंदर तुम्हें हिंट दूंगा। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि M4 में पूरा का पूरा M3 आ जाता है, ठीक है। एक तो मैं ठीक। क्या बोल रहा हूँ, M4 में पूरा का पूरा M3 आ M3 जाता है, आएगा। और उसके अलावा वो आएगा जो इन सब के अंदर बच जाएगा। मतलब M3 के अलावा जो चीज बच जाएगी, एक वो आएगी। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो M3 का मतलब क्या क्या चीजें आ गई, M4 में M3 का मतलब क्या क्या चीजें आ गई, मुझे बताओ एक एक करके इनमें से। एक तो M1 आ गया, करेंसी। करेंसी आ गई, ठीक है भाई, आ गई करेंसी। डिमांड डिपॉजिट्स आ गई। किसके का डिमांड डिपॉजिट? पूरा बोलो, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। कमर्शियल बैंक कमर्शियल बोलना है। बैंक। ठीक है भाई, आ गए। अदर डिपॉजिट। ठीक है भाई, आ गए। यही है M3 में, तो ये है। M3 में सिर्फ यही है और कुछ नहीं है M3 में? टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक है। आ गया। अब क्या बच गया? इससे कॉन्फिडेंस आएगा, देखना तुम्हें। अब क्या बच गया बताओ। पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं? हाँ। अब नोट्स के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, बताओ यही लिखा है या नहीं लिखा। मे भी थोड़ा सा लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी हुई हो, बताओ। हाँ। है ना? हाँ। बढ़िया था ना ये? हाँ। ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि तुमको इनके मतलब पता होना चाहिए। देखो यार, M2 M3 में, M1 में क्या आता है? C प्लस डी डी प्लस ओडी, हर बच्चे को याद रहता है, ठीक है, ये याद हाँ। हो जाता है, राइट। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है M2 M3 और M4 में? क्यों? सबसे पहले तो बच्चे जब लिखते हैं ना M2, वो लिख देंगे M1 प्लस समथिंग, M3 में लिख देंगे M1 प्लस समथिंग, और M4 में भी लिख देते हैं M1 प्लस समथिंग। अच्छा। तो वो गलती नहीं करनी, यहाँ पर क्या है, M3 प्लस समथिंग, राइट। हाँ। तो हमको ना ये ऑर्डर याद रखना है। कभी बच्चों को याद पता है क्यों नहीं होता ये? क्योंकि इसके मतलब नहीं समझते अपने। किसी से भी ये मतलब पूछ लेना बच्चों से, बच्चे ये कभी मतलब सीखते ही नहीं है, ठीक है। वो बस पढ़ लेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट। भाई क्या है पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट? पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम बता सकते हो, जिस तरह से बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट होता है ना, उसी तरह से भाई पोस्ट ऑफिस में जो होता है उसको सेविंग डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। हाँ। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, राइट। अब यहां पर आ जाता है टोटल डिपॉजिट। लास्ट में क्या लिखा है? टोटल डिपॉजिट टोटल विद डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। अब कंफ्यूजन क्या होती है, अगर कोई बच्चा समझने की कोशिश करे, वो पूछता है क्या कि मैम पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, अब यहाँ ये टोटल डिपॉजिट में क्या है? तो मतलब अब तुम्हें पता हाँ। है टोटल डिपॉजिट का मतलब पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस टाइम टाइम डिपॉजिट, डिपॉजिट। राइट। बस ये चीज तुम्हें एज इट इज याद होनी चाहिए। अब मैं जल्दी से बोलूंगा, मेरे साथ साथ बोलोगे। M1 के अंदर आता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। प्लस क्या? डिपॉजिट। करेंसी डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। करेंसी का मतलब होता है नोट्स एंड कॉइन्स इन द पोजेशन ऑफ पब्लिक। करेंसी का क्या मतलब होता है? नोट्स एंड नोट्स एंड कॉइन्स इन कॉइन्स। इन पोजेशन ऑफ पब्लिक,
ठीक है, इन ठीक पोजेशन है, ऑफ पब्लिक। मतलब जो लोगों के पास नोट्स और कॉइन्स रखे हुए हैं। ठीक है। हाँ, डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब है? जो हमारे पास बैंक में सेविंग अकाउंट में है। कमर्शियल बैंक में। ठीक है, डिमांड हाँ, डिपॉजिट, सेविंग्स कमर्शियल अकाउंट बैंक। टर्म मत यूज करना। डिमांड डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट्स विच आर रीपेएबल ऑन डिमांड, पिछली बार बताया था, विच आर, हाँ, रिपेबल ऑन विच, डिमांड। मतलब जब भी गए जाके पैसा निकाल लिया। हाँ, राइट। सो डिमांड डिपॉजिट का मतलब हो गया डिपॉजिट्स मेड विद द कमर्शियल बैंक्स। ओके। ओके। अदर डिपॉजिट्स का क्या मतलब है? अदर्स, जो डिपॉजिट इंडियन नेशनल, ये क्या लिखा है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल फाइनेंशियल हाँ, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आईएमएफ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, उन्होंने जो आरबीआई के पास पैसा रखा हुआ है, या फिर हाँ, डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द आरबीआई ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो डिपॉजिट्स जो आरबीआई ने रखे हुए हैं किसके, ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस। ओके। उसके बाद M1 के बाद आता है हमारा M2। M2 में आता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, M1 प्लस, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। क्या आता है M2 में, M1 प्लस, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। M1 क्या होता है, फिर से रिपीट करके बताओ, M1 क्या कर होता है? प्लस करेंसी प्लस डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स, राइट। ठीक है, उसके बाद M2 में तुमने बताया M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। M3 में आता है क्या, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के पास। यहाँ पर अगर जो बच्चा रट्टा लगाता है, क्या गलती करता है थोड़ी सी, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट लिखा है, यहाँ गलती से क्या लिख देता है कि टाइम डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। यहाँ पे क्या लिख देता है वो, पोस्ट ऑफिस टाइम टाइम डिपॉजिट। डिपॉजिट। हमें वो गलती नहीं करनी। पोस्ट ऑफिस का जो जिक्र है, याद रखना, थोड़ा सा याद करने का तरीका भी कई बार पता होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस का जो जिक्र है वो कहाँ पर होगा, इवन नंबर्स पे, 2 पे और 4 पे। ठीक है। ठीक है, किस पे होगा, 2 पर और 4 4 पर। पर। ठीक है, 2 पर पे सिर्फ बात होगी पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट की, और लास्ट वाला है तो उसमें बात होगी टोटल डिपॉजिट की। राइट। ठीक। M3 क्या हो गया, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। M3 क्या हो बैंक्स। गया, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स। और M4 क्या हो गया, M1 प्लस, नहीं, M3 प्लस टोटल गलत, डिपॉजिट्स विद ठीक है। पोस्ट ऑफिस। हाँ ठीक है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट पोस्ट ऑफिसेस। ऑफिसेस। अच्छे से समझ में आया ये, हाँ। राइट। सो अब क्या करो, हेडिंग डालो। हम्म, सोर्सेज ऑफ, पिछली बार मनी सप्लाई लिखवाया था ना, सिर्फ डेफिनेशन लिखवाई थी, है ना। हाँ। आज हेडिंग डालो सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। सोर्सेज भी लिख सकते हो, और चाहे और करके लिख लेना ब्रैकेट में, और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, एक ही बात है। सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई या फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, एक ही बात है। ठीक है। ठीक है, इसमें लिखो वेरियस सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई, वेरियस सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई are described by, various sources of money supply are described by RBI as follows. Various sources of money supply are described by RBI as follows. उसके नीचे लिखो M1। अच्छा, एक और चीज, इन सबसे पहले अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, या लिख लिया ये, तो लिख दिया।
लिख लिया? हाँ ठीक है, तो m1 लिखो, m1 इज इक्वल्स टू c प्लस dd प्लस ओडी, c प्लस dd प्लस ओडी, कॉमा वेयर, उसके नीचे लिखो इज इक्वल टू के नीचे वेयर c इज इक्वल्स टू करेंसी, ब्रैकेट में दैट इज नोट्स एंड कॉइन्स, ब्रैकेट क्लोज, करेंसी ब्रैकेट्स में दैट इज नोट्स एंड कॉइन्स, ब्रैकेट क्लोज, हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। उसके नीचे लिखो dd इज इक्वल्स टू डिमांड डिपॉजिट्स held by the commercial banks, डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द डिमांड डिपॉजिट्स नहीं, इसको ना नेट डिमांड डिपॉजिट लिखो, नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। उसके नीचे लिखो ओडी इज इक्वल टू other deposits of national and international, financial institutions, अदर डिपॉजिट्स के बाद कॉमा डालना, देन ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉमा हेल्ड बाय द आरबीआई, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद m2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, m1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, then m3 is equals to m1 plus net time deposits with commercial banks, ठीक है, लिखा इतना। हाँ उसके बाद m4 is equals to m3 plus total deposits with post offices, और इसी के आगे ब्रैकेट में लिखना एक्सक्लूडिंग national saving certificates, अच्छा, ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इसमें लिखा है ना, एक्सक्लूड करेंगे, मैं बता देता हूँ। वैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जनरली वैसे तो पता होने की भी कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। एक टाइम पर क्या होता था कि जब लोगों के पास पैसा होता था, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको ना एक पेपर पर लिख कर दे देती थी। अरे वो तुमने 11th में करा था ना, प्रोमिसरी नोट टाइप बिल ऑफ एक्सचेंज करा था ना, हाँ ठीक है। काइंड ऑफ गवर्नमेंट ना वो लिख कर दे देती थी कि भाई इतना पैसा तुमने हमें दिया है, 10,000 रुपए, ठीक है, 1 साल बाद आना और इसकी जगह पर 11,000 रुपए ले जाना या फिर 12,000 रुपए ले जाना,
ठीक है, और 1 साल तक अपनी शक्ल मत दिखाना, ठीक है। हाँ तो वो क्या होते थे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते थे, ठीक है। ठीक है। तो हाँ, तो ये थे हमारे क्या सोर्सेज ऑफ या फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ओके, हाँ तो हाँ, तो अब क्या करना है आपको। अच्छा, नेशनल इनकम की वीडियोस कितनी देख ली भाई? वही मैंने अभी जो बताई थी 6 या 7 देखी थी। उनको दोबारा देखा है अच्छे से? हाँ वो दोबारा शुरू की थी मैंने अभी। हाँ तो शुरू से दोबारा, देखी है, उसमें नोट्स भी देख रहा हूँ साथ साथ। हाँ साथ साथ नोट्स देखने हैं। नोट्स में मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहे हैं ना नोट्स? हाँ नोट्स से तो याद हो जा। तो वही वो नोट्स बनाए हुए हैं भाई, वैसे वो नोट्स तुम्हें और कहीं भी नहीं मिलने। अच्छा पहले रुको, ये इसकी बात करते हैं। तो ये हमारी आज हम्म। की क्लास थी। अब इसके बाद करना क्या है हमको, अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जब सौम्या भी साथ में होगी, बैंकिंग, जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, राइट। हाँ तो वो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय।